नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार बेरोजगार नाव पर स्वागत करता हूं। वेलकम फ्रेंड्स। सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यूनिट 7 राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? सामान्यतः यदि जनता की राय लें तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का विचित्र प्रतीक है। राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आया है कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने अत्याचार शासन से आज़ादी दिलाने में सहायता की है और इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा है। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदारी रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा उसके साथ एशिया और अफ्रीका के फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवादी ही था। इसी कारण राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो मन में देश या राष्ट्र के प्रति भक्ति और निष्ठा का उफान लाती है। राष्ट्र किसी सीमा तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने नागरिकों के सामूहिक विकास, सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं की सहायता से एक सूत्र में से जुड़ा होता है। राष्ट्रवाद जहाँ एक ओर विकास और एकीकरण का कारक रहा है, वहीं उसके कारण महान साम्राज्यों के विघटन और पतन भी झेलना पड़ा है। राष्ट्रवाद के कारण 19वीं शताब्दी के यूरोप में अनेक छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। आज से जर्मनी और इटली का गठन इसी प्रकार हुआ। 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन का मुख्य कारण राष्ट्रवाद ही था। वर्तमान समय में भी उनके राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं जो मौजूद राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कनाडा के क्यूबेकवासियों, उत्तरी स्पेन के बास्कवासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों इत्यादि द्वारा पृथक राष्ट्र के मांग को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आमतौर पर राष्ट्र की साझी भाषा, कुल, धर्म या साझी जातीयता जैसी पहचान पर आधारित मानते हैं, लेकिन ऐसे ही साझी पहचान सभी राष्ट्रों के समान रूप में नहीं पाई जाती। जैसे कनाडा और भारत में एक सामान्य भाषा नहीं है, भारत में साझा धर्म, नस्ल और कुछ ऐसे पहचान भी मौजूद नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद। राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। राष्ट्रवाद। राष्ट्र काफी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने एक धागे में गठित होता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। राष्ट्र के बारे में कुछ मान्यताएं। साझे विश्वास। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वो एक दूसरे के साथ है। इतिहास। व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर अधिकतर अस्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की अस्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किंवदंतियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं। भूक्षेत्र। किसी भूक्षेत्र पर काफ़ी हद तक साथ साथ रहना और सामूहिक विकास का अनुभव कराती है। कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है, कोई इसे पवित्र भूमि भी कहता है।
साझे राजनीतिक विश्वास। जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं, शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। साझी राजनीतिक पहचान क्या है? व्यक्तियों को एक नए राष्ट्र में बांधने के भी आवश्यक है। ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामूहिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जांच के मूल समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। राष्ट्र एक टीम की तरह होता है। उसकी अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। संक्षेप में, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना भूक्षेत्र, ऐतिहासिक समानता, भावनात्मक एकता के साथ साझे राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान की आकांक्षा मजबूत होती है। अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्रों के प्रति समूहों को अलग करती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। 20वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफी प्रचलित हुआ। इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र आत्मनिर्णय के अपने दावे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि उनके पृथक राजनीतिक इकाई वो राज्य के दरे को मान्यता और स्वीकार दी जाए। एक संस्कृति, एक राज्य। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि से राज्यों की पुनर्स्थापना में इस विचार को अपनाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत एक संस्कृति के लोगों को एक राज्य का दर्जा देने का विचार स्वीकारा जाता है। राष्ट्र और बहुलवाद। इसके अंतर्गत एक ही देश में विभिन्न संस्कृति और समुदाय फलते फूलते हैं। किसी भी देश में मौजूद प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान करने की अव्यवहार्यता को देखते हुए सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान का स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को अपनाया जाता है। सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्द में, वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। इस अधिकार के तहत वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मांग करता है कि विभिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति एवं राज्य की मान्यता से जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साई की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नौ स्वतंत्र राज्यों को गठन हुआ। इस कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए। इसलिए यह सुनिश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहीं एक से ज़्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र समुदायों ने जिन्होंने संघर्ष के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। आत्मनिर्णय आंदोलनों से कैसे निपटें? आत्मसम्मान नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्यों को ज़्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान है कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग ने समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सह अस्तित्वपूर्वक रह सकें। राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देश ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान है। यद्यपि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहे। ऐसा हो सकता है यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं, वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को उल्लेखित कर रही है। उनके सम्मान के लिए संबंधित देश को विभिन्न भागों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय